आधिकारिक तौर पर पुष्टि। सजदे के वक्त तकबीर कहना। हमसे अबुल नौमान मोहम्मद बिन फजल ने बयान किया, कहा हमसे हम्माद बिन ज़ैद ने, इन्होंने गिलान इब्न जरीर से, इन्होंने मतरफ बिन अब्दुल्ला बिन शकीर से, इन्होंने कहा मैंने और इमरान बिन हसीन ने हजरत अली इब्न अबी तालिब के पीछे नमाज पढ़ी, तो वो जब सजदे में जाते अल्लाहु अकबर कहते और जब सर उठाते तकबीर कहते, और जब 2 रकत पढ़कर उठे तो तकबीर कही। जब नमाज पढ़ चुके तो इमरान बिन हसीन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगे, आज इस शख्स ने यानी हजरत अली ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज याद दिला दी, या यूं कहा, आज इस शख्स ने हमको हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज पढ़ाई। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। नारी पर हो अब कोई घात, नहीं करेंगे हम बर्दाश्त। बहुत हुई सिसकी और हिचकी, अब टूटी है उसकी चुप्पी, बुलंद हुई उसकी आवाज। खामोश खड़ा क्यों देश समाज, बेखौफ कहो तुम हक की बात। चैनल 1 है तुम्हारे साथ। चैनल 1 न्यूज महिलाओं पर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार की निंदा करता है और हर समय ऐसे अपराध के खिलाफ आपकी बुलंद आवाज के साथ है। मकसद वजूदे कायनात। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया गया, लेकिन वो आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला नहीं सकी। मिटा दो अपनी हस्ती को गर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। किसी आवाज को नहीं सुन रहे? कौन सी आवाज? किसी बच्चे की आवाज। जी हाँ, कुरान पाक सदियों से हमारी रहनुमाई कर रहा है। शायद दुनिया में कोई भी इसे फरामोश नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की तारीख में पहली बार इस रोशन हकीकत को लेकर हाजिर हैं हम। देखिए हमारी खुसूसी पेशकश सदाए हक सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। किसने रची साजिश, कौन बना शिकार, किसने किया जुल्म, कौन बना कातिल, किसने लूटी अस्मत, कौन बना हैवान। सभी गुत्थियां सुलझाएंगे हम। देखिए तहकीकात सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। तालीम, रोजगार, तरबियत, तहजीब, सियासत और सकाफत। हम दिखाते हैं सारे मनाजिर। हमारी खास पेशकश मंजरनामा पीर ता सनीचर दोपहर 12 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर।
कंधे झुक गए हैं, कमर लचक गई है, बोझा उठा उठाकर बेचारी रेल थक गई है। रेल को नई दवा, नया असर चाहिए। शायद इसलिए रेलवे को फायदा पहुंचाने के लिए रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने 10 साल बाद रेल किराए में काफी बड़े पैमाने पर इजाफा कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन और मैं हूं यूसुफ अंसारी। 10 साल के दरमियान कई रेल मंत्री आए और गए, लेकिन किसी ने रेल किराए में इजाफा नहीं किया। पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने रेल किराए में बढ़ोतरी की तो उन्हें रेलवे की गद्दी ही छोड़नी पड़ी और बढ़े हुए किराए को रोल बैक किया गया। लेकिन अब पवन कुमार बंसल के राज में रेल की सभी क्लास में किराए की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद अब रेल का सफर और महंगा हो गया है। न्यूजीलैंड में इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। आखिर 10 साल बाद रेल किराए में इजाफा कर ही दिया गया। नया रेल किराया 21 जनवरी से लागू होगा। रेल मंत्री पवन कुमार बंसल ने रेल के बढ़े हुए किरायों का ऐलान करते हुए अपनी मजबूरियां भी बताईं। साथ ही ऐलान किया कि आगामी रेल बजट में किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। 21 जनवरी 2013 से रेल में सफर करना महंगा होगा। लगातार घाटे में चल रही भारतीय रेल को फायदे की पटरी पर दौड़ाने के लिए 10 साल बाद रेलवे के सभी क्लास में किराया बढ़ा दिया गया है। मनमोहन कैबिनेट में फेरबदल के बाद रेल मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे पवन कुमार बंसल ने रेल किराए में बढ़ोतरी करते हुए कहा कि रेलवे को करीब 66,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। साथ ही रेल मंत्री ने कहा कि रेल बजट में किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। क्या रेलवे सिस्टम को एक अच्छे ढंग से स्मूथली, एफिशिएंटली एंड हैसल फ्री सर्विस लोगों को देना हमारा काम है कि नहीं है। अगर हम उस किराया आगे को नहीं और बढ़ाते तो ये निश्चित तौर पे नुकसान ज्यादा रेलवे का होता और उसके जरिए लोगों का ही होता कि उनको वो सर्विसेज मुहैया नहीं हो पाती जो हमारे उनको प्रदान करना हमारा एक अपना कर्तव्य है। अब जरा नजर डालते हैं कि किस किस क्लास के रेलवे किराए में कितनी बढ़ोतरी हुई है। AC1 का किराया 10 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाया गया है। AC2 के किराए में 15 पैसे प्रति किलोमीटर का इजाफा हुआ है, जबकि AC3 में सफर करने वालों को 10 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से अधिक पैसे देने होंगे। स्लीपर क्लास में 6 पैसे प्रति किलोमीटर की बढ़ोतरी की गई है। वहीं साधारण किराए में 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ाए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि अगर आप AC1 में 500 किलोमीटर तक के रूट पर सफर करते हैं तो आपकी जेब से पहले के मुकाबले 50 रुपए ज्यादा निकलेंगे। AC2 में 1500 किलोमीटर के लिए 90 रुपए ज्यादा खर्च करने होंगे, तो AC3 में 1500 किलोमीटर पर 150 रुपए अधिक लगेंगे। स्लीपर में सफर करने वाले यात्रियों को 500 किलोमीटर पर 30 रुपए अधिक देने होंगे। अब ये भी जान लीजिए कि अगर आप दिल्ली से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक का सफर करेंगे तो आपको पिछले रेल किराए के मुकाबले अब कितना ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। दिल्ली से लखनऊ स्लीपर 232 रुपए पहले आपको खर्च करने पड़ते थे, अब 263 आपको देने होंगे। AC3 612 रुपए, अब 661 रुपए। AC2 पहले 910 रुपए, अब 959 रुपए। AC1 पहले 1560 रुपए, अब 1710 रुपए। दिल्ली से जम्मू स्लीपर पहले 244 रुपए, अब 259 रुपए। AC3 पहले 682 रुपए, अब 740 रुपए। AC2 पहले 1030 रुपए, अब 1065 रुपए। AC1 पहले 1745 रुपए, अब 1803 रुपए। दिल्ली से पटना स्लीपर पहले 355 रुपए, अब 415 रुपए। AC3 पहले 999 रुपए, अब 1099 रुपए। AC2 पहले 1490 रुपए, अब 1550 रुपए। AC1 पहले 2555 रुपए, अब 2655 रुपए। दिल्ली से मुंबई स्लीपर पहले 414, अब 516 रुपए। AC3 पहले 1150 रुपए, अब 1290 रुपए। AC2 पहले 1790 रुपए, अब 2000 रुपए। AC1 पहले 3085 रुपए, अब
3,225 रुपए। पटरियों पर छुक छुक कर चलने वाली रेल ने यात्रियों की धक धक बढ़ा दी है। रेल मंत्री ने किराया तो बढ़ा दिया, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुविधाएं बढ़ेगी? क्या आए दिन रेल में हो रही वारदातों पर अंकुश लगेगा? क्या सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद होगी? आसिफ इकबाल के साथ कमलाकांत, चैनल 1 न्यूज। तो देखा, रेल किराए में इजाफा भले ही 10 साल बाद हुआ हो, लेकिन अभी रेल के सफर में आने वाली दुश्वारियों को दूर करना बाकी है। लंबी वेटिंग लिस्ट है और लगता नहीं कि वेटिंग लिस्ट कभी कंफर्म हो पाएगी, जहां तक सुविधाएं देने का मसला है। हालांकि रेल मंत्री ने बड़े दावे किए और इस मसले पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पूर्व रेल मंत्री राम नायक जी, जेडीयू के सांसद अली अनवर साहब हमारे साथ हैं। साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार फजल इमाम मलिक साहब और लोक जनशक्ति पार्टी के युवा ब्रिगेड के राष्ट्रीय प्रेसिडेंट संजय सर्राफ साहब। तो सबसे पहले चलते हैं राम नायक जी के पास। राम नायक जी, 10 साल बाद रेल के किराए में इजाफा हुआ है और काफी भारी भरकम इजाफा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कभी भी रेल किराया बढ़ाना है, कम करना है, तो ये काम संसद में होना चाहिए जी। अब ये संसद के सामने न लाते हुए करना संसद का अवमानना है। और ये अवमानना जो पूर्व संसद कार्य के मंत्री रहे उन्होंने किया, ये सबसे आपत्तिजनक बात है। दूसरा ऐसा है कि 10 साल में किराया वृद्धि नहीं किया ऐसा कहते हैं, तो हम देख रहे थे कि लालू प्रसाद जी, जिनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था, वो जब अपना बजट प्रस्तुत करते थे तो प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी जोर जोर से मेज थपथपाते थे, मतलब उनको पसंद था। और अभी ये कहना कि किराया नहीं बढ़ाया, अब कौन सा कारण ऐसा हुआ है वो बताना चाहिए और उसकी बहस संसद में करना जरूरी है। संसद की अवमानना मेरे दृष्टि से बहुत गंभीर है। और ये बात भी आप समझ लीजिए कि कितना किराया बढ़ाना और कैसे बढ़ाना। अब एक हिस्से में, एक झटके में पेट्रोल का दाम 7.5 रुपया बढ़ाया, डीजल का दाम 5 रुपया लीटर बढ़ाया और ये अभी 15 से 20% तक रेल किराया बढ़ा रहे हैं। आम आदमी पर एक बोझ आ रहा है, उसकी कमर टूट रही है। और ऐसे में इस प्रकार से करना और बाद में ये कहना कि हम रेल बजट में नहीं बढ़ाएंगे। इसी सरकार ने तो कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था कि 100 दिनों में हम महंगाई कम करेंगे। अब प्रधानमंत्री उनके शब्दों पर खड़े नहीं उतर रहे हैं, तो आज रेल मंत्री ये कह रहे हैं कि हम रेल बजट में नहीं बढ़ाया। जरूरी क्या था? और 10 साल में यदि आपने नहीं बढ़ाया था तो और 1.5 महीना रुक सकते थे। आज तो मैं ये भी कहूंगा कि चाहे तो एक स्वतंत्र आप संसद का अधिवेशन बुलाइए, और वैसे भी बलात्कार के विषय में मांग चल रही है तो इसकी भी चर्चा उसमें करिए, लेकिन संसद न चलते हुए इस प्रकार से दाम बढ़ाना ये गलत बात है, संसद की अवमानना है और आम आदमी के साथ तो विश्वासघात है, ऐसा मैं कहता हूं। जी, आम आदमी के साथ विश्वासघात बता रहे हैं राम नायक जी और संसद की अवमानना बता रहे हैं अली अनवर साहब। आप क्या कहेंगे? आप सांसद हैं और आप इस रेल बजट आने से ठीक 1 या 1.5 महीना पहले किराया बढ़ा देना अचानक, क्या कहेंगे इसको? नहीं, बिल्कुल राम नायक साहब ठीक कह रहे हैं। अभी 21 फरवरी से संसद की कार्रवाई शुरू होने वाली है। बजट सेशन होगा, फरवरी और मार्च का सेशन, और आमतौर पर यही होता रहा है कि बजट के दरमियान रेल भाड़े की बात उठती रही है, बढ़े न बढ़े, रोल बैक हो जाए, तो ये सब बातें, तो ये संसद की अवमानना तो क्लियर कट है। तब ऐसी स्थिति में संसद के रहने का नहीं रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। लेकिन एक बात पहले का जो तजुर्बा है कि अब पुरानी बात हो गई, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट था वो तो खत्म हो गया। सब्सिडी कम करना, खत्म करना और चीजों का कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल पर, डीजल पर दाम बढ़ते रहता है।
तो और जिन्सों का दाम बढ़ते रहता है। तो ये सब करके हमको लगता है कि कांग्रेस जो है अपना कब्र खोद रही है और अपनी अंतिम यात्रा के सारे इंतजाम वो कर रही है, उसी का एक हिस्सा है। ये तो आम लोग इससे परेशान होंगे। स्लीपर आपने जैसा कि बताया, स्लीपर में भी बढ़ा है, और तो जब रेल किराया बढ़ता है, जब डीजल का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो ऑटोमेटिकली सभी दूसरी चीजों का दाम बढ़ा। अब लोगों का जीवन मुहाल है, पेट पर आफत है, पढ़ाई लिखाई से लेकर हेल्थ की फैसिलिटी तक सब चीज आम लोगों से बहुत दूर होते जा रहा है। लोग जगह जगह, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, आर्टिजन कुछ कर रहे हैं, आम लोग त्रस्त हैं, परेशान हैं, औरतें, बच्चे, विद्यार्थी, किसान, सब लोग। तो इनको अब ये समझ रहे हैं कि जो भी करना है अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। इनके आका अमेरिका है, उनको खुश करने के वर्ल्ड बैंक है, तो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एफडीआई ला करके हर तरह से ये इस देश को लूटने, इस देश को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में गिरवी रखने और यहाँ के आम लोगों का जिंदगी दूभर करने पर ये तुले हुए हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये अपने अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। चल रही है कांग्रेस, ऐसा कहना है अली अनवर साहब का। फजल साहब, आप किस तरह से इसको देखते हैं? और आज दिन में भी किसी ने, जब रेल के किराए में इजाफा हुआ तो दिन में किसी ने कमेंट किया कि शायद कांग्रेस ने तय कर लिया है कि अगली बार उसे सत्ता में नहीं आना है। आप क्या कहेंगे? यूसुफ भाई, अली अनवर भाई की बात भी मैंने सुनी और राम नायक जी की भी बात। एक चीज़ से मैं सहमत हूँ यहाँ कि उन्होंने जो कहा कि संसद का में ये बात डिस्कस नहीं हुई है, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। लेकिन कांग्रेस ने एक तरह से एक परिपाटी बना ली है अभी कि कुछ भी इस तरह के फैसले संसद में वह नहीं करेगी। चाहे वो एफडीआई का मामला हो या दूसरे और जिस तरह के मामले हैं, वो अब संसद से बाहर ही सारे इस तरह के संसद को बाईपास करने की वो एक परिपाटी उसने नई शुरू की है, जो यकीनन एक खतरनाक और एक गंभीर बात है जिस पे चर्चा होनी चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को इस पे गंभीरता से चर्चा करनी चाहिए। दूसरी बात, अली अनवर भाई ने बताया कि कांग्रेस कब्र खोद रही है। मुझे लगता है कि फिर नीतीश जी और कांग्रेस भी कुछ कुछ करीब हो रहे हैं 2014 के चुनाव में। तो पता नहीं नीतीश जी क्या करेंगे, अली अनवर भाई क्या करेंगे, चूंकि एक भाजपा से एक अलग होने की रणनीति जेडीयू की है। तो बिहार में एक लाइन खींची जा चुकी है यूसुफ साहब। तो अगर कांग्रेस के साथ जाएंगे तो कब्र अगर उनकी खुद रही है तो जेडीयू का क्या होगा भविष्य, ये मुझे पता नहीं। यहाँ तक रेल किराए की बात है तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई बहुत अचंभे वाला फैसला। ये फैसला आज या कल में आना ही था, क्योंकि इस सरकार ने जिस तरह से सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई थी, सिर्फ रेल ही बचा हुआ था जो अब उसने पूरी कर दी है। तो इस पे कोई बहुत हैरत वाली बात नहीं है। हालांकि ये फैसला कांग्रेस के हक में नहीं है। सारी चीज़ें जिस तरह से उसने सारी बातें की, सारी चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, उसमें कांग्रेस के लिए ये आप खास के जिस तरह से उन्होंने जिस तरह की ये फैसला किया और स्लीपर क्लास और जो स्थानीय लोकल किराया को जिस तरह से बढ़ाया है, उसकी बढ़ोतरी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अगर देख रहे हो फजल साहब, आपके साथ हम आप पर लौटेंगे। अभी हम चलते हैं दोबारा राम नायक जी के पास। राम नायक जी, जैसा भी अली अनवर साहब बता रहे थे कि कांग्रेस ने शायद अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर ली है क्या, और आपने भी कहा कि संसद को बाईपास करना उसकी परंपरा बन गई है। तो अगर कांग्रेस की कब्र खुदेगी तो सिंहासन में कौन आएगा? नहीं, आज की स्थिति में तो स्पष्ट है कि देश का दो स्तंभ हो गए, राजनीतिक स्तंभ। एक है कांग्रेस और कांग्रेस को समर्थन देने वाली पार्टियां, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो एनडीए की पार्टियां हैं वो। तो ये दो स्तंभ है। आने वाले कई सालों में देश की राजनीति तो ये दो स्तंभों के इर्द गिर्द घूमती रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रेल किराए की चर्चा करते समय 2014 में क्या होने वाला है, ये बात लंबी है। आज आम आदमी का क्या होने वाला है जी, ये रामनाथ जी, आप रेल मंत्री भी रहे हैं, आप पेट्रोलियम मंत्री भी रहे हैं। ये बताइए कि इस वक्त अगर आप रेल मंत्री होते तो जो फैसला पवन कुमार बंसल ने किया है
अगर आप उनकी जगह होते तो क्या करते आप? देखिए, एक चीज यूसुफ भाई और मैं जोड़ूंगा राम नायक जी, एक चीज आपने कहा कि 2014 के चुनाव का जिक्र नहीं होना चाहिए। ये सारे फैसले सरकार के या राजनीतिक दलों के फैसले, इसीलिए तो चुनाव को मद्देनजर 2013 जबरदस्ती बीच में आ गया। बात तो सारी 2014 को देख कर हो रही है। राम नायक जी, अगर क्योंकि पवन बंसल ने कहा है कि रेल किराए में इजाफे का कोई विकल्प नहीं था, आप रेल मंत्री होते तो क्या करते? नहीं, देखिए, पवन कुमार साहब ने यह ख्याल में रखना चाहिए कि उनके प्रधानमंत्री ने 2009 में कहा था कि 100 दिनों में महंगाई कम करेंगे। जी। अब प्रधानमंत्री के शब्दों का भरोसा नहीं है, और हम ये भी देख रहे हैं कि बंसल जी जो कह रहे हैं कि अब बजट में वृद्धि नहीं करेंगे, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। मैं वहां होता और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी होते तो जिस प्रकार से हमने कीमतें स्थिर रखी थी, जी। फिर मैं पेट्रोलियम मंत्री था तब भी आप देख लीजिए जी कि रसोई गैस चाहे उतना हम लोगों को देते थे, और कभी इस प्रकार की कठिनाइयां लोगों को महसूस नहीं होने दी। देखिए, सरकार कैसे चलाना वो सीखना है तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से सीखना, या पेट्रोलियम मंत्रालय कैसे चलाना है तो मुझसे सीखे, और रेल मंत्री हम कैसे चला रहे थे तो नीतीश कुमार ने चला के दिखा था। मैं भी उस समय पर राज्य मंत्री था, तो हम सरकार चलाते थे आम आदमी के हित में। ये सरकार चल रहे हैं और किसी के हित में, और जो बाकी के कांड आए वो राजनीतिक चर्चा अलग है। लेकिन इस समय पर इस प्रकार का किराया वृद्धि न करते हुए संसद का अधिवेशन बुलाया जाए, उसके सामने ये बात रखी जाए और उसमें बहस करें। और तब तक मैं चाहूंगा कि रेल किराया वृद्धि का जो प्रस्ताव रखा है 21 जनवरी से होने वाला है, तो उसको वापस लिया जाए। आसिफ भाई जी, संजय जी आसिफ भाई, सबसे पहली बात है जो पार्लियामेंट में जाने की बात है। अनवर भाई ने भी बता दिया, अनवर साहब ने बता दिया, राजनीति इन्होंने कोशिश की है, दोनों पार्टीज ने राजनीति करने की, क्योंकि अभी गठबंधन में है। बिहार को तो ये लोग हैंडल नहीं कर सके और पूरे देश की बात कर रहे हैं। राम नायक जी तो तैयार बने हुए हैं अभी से पेट्रोलियम मंत्री के और प्राइम मिनिस्टर का कोई अता पता नहीं है। मसला हमारा देखिए, रेल किराया के बारे में हम सबसे पहले ये बताएंगे, रेल किराया एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप है, हम लोग इसको किस तरीके से ले ले, लेकिन आज के दिन में जो बोल्ड सेटअप बहुत बोल्ड तरीके से जो बंसल जी ने लिया है, नो डाउट इससे हम आम जनता के साथ में है। लेकिन हम हर एक चीज को अगर अपोजिशन में खड़े हो जाएंगे, अपोजिट हमें सबसे मेन देखना है, अगर 1 पैसा 2 पैसे या 6 पैसे हमें दे रहा है, हमारे को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। लेट द गवर्नमेंट शुड कम वेरी क्लियर एंड वेरी क्लीन। वो 1 पैसा 2 पैसा वो देखिए, हमें फैसिलिटी की जरूरत है। हमारे को अगर फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है, अगर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे मंत्रालय फैसिलिटी प्रोवाइड करे, जैसे सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अगर सिक्योरिटी की हमें फैसिलिटी प्रोवाइड होगी, खाने पीने की अच्छी फैसिलिटी होगी, या जैसे ट्रैक्स चेंज करें जैसे अभी रेल मंत्री बोल रहे हैं, तो फिर ठीक है। अदरवाइज अगर उन्होंने, आप भी देख रहे हैं 2014 पर सबकी नजरें हैं, ऐसा तो है नहीं कि। जी संजय जी, आपने बहुत सही मुद्दा आपने उठाया कि किराया में इजाफा हुआ है, लेकिन जो सुविधाएं रेल में है, हमें सुविधाएं, हमें फैसिलिटी चाहिए, आम आदमी को फैसिलिटी चाहिए। आज हमारी कोई महिला सेफ नहीं होती है। रेल मंत्री के बयान पर कितना भरोसा कर सकते हैं कि रेल में मिलने वाली सुविधाओं में इजाफा होगा, सिक्योरिटी? एकदम भरोसा नहीं किया जाता यूसुफ भाई। मैं कल का वाकया बता रहा हूँ। कल मेरे मित्र एसी पटना से राजधानी एक्सप्रेस में एसी फर्स्ट क्लास में आए, वहां ब्लोअर नहीं चल रहा था, उस आदमी को ठंड लग गई, वो बीमार हुआ, वो आज डॉक्टर को दिखा रहा है। कोई रात में पूछने वाला नहीं, पुरसहाल नहीं, आप सिर्फ पैसे बढ़ा दे रहे हैं। आप दूसरी ट्रेनों के देखिए तो राजधानी की बात कर रहे हैं, जानवरों की तरह ठूसे रहते हैं और कोई सुरक्षा। तो उसमें हम कह सकते हैं उनको कि एक्स्ट्रा बढ़ा है, हम तो कहते हैं डब्बे आम आदमी के लिए डब्बे बढ़ाए, पैसे बढ़ा दिए जाते हैं। अगर आप पैसा बढ़ा रहे हैं, पैसे बढ़ा दिए जाते हैं, सुविधा पे कोई ध्यान नहीं होता है। ये तो डिस्क्रिप्शन है कैबिनेट मिनिस्टर का। इरफान साहब, आप किस तरह से देखते हैं जो बात अभी संजय जी ने उठाई, फजल इमाम मलिक साहब ने उठाई कि रेल का किराया बढ़ गया है लेकिन फैसिलिटी नहीं है, खाने की क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, जो लाइनिंग है। 400 रुपए गैस का बनता है, वहाँ 20-25 रुपए से कोई मतलब, लेकिन फैसिलिटीज दे। अगर फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं तो फिर रेल भाड़ा बढ़ाने का कोई जरूरत नहीं है। संजय जी, आप अपनी बात करें। इरफान साहब, में वो ख्वाबों की दुनिया में है। अली अनवर साहब भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जोश मलिहाबादी की एक नज्म है
पेवस्ते है जो दिल में वो तीर खींचता हूँ, एक रेल के सफर की तस्वीर खींचता हूँ। कुछ ताज़ा शेर पढ़ता मसरूर जा रहा था, अजमेर की तरफ से जयपुर जा रहा था। अब शायद आम आदमी किराया बढ़ने से सफर तो नहीं कर पाएगा बल्कि सफर करेगा। आम आदमियों का इनको एहसास नहीं है, आम आदमियों के दर्द का इनको पता नहीं है, और भारत सरकार जो कह रही है उसका जवाब तो उनको देना होगा। लेकिन दूसरे साहब जो तैयार हैं, राम नायक जी, वो भी बहुत आसान नहीं। उन्होंने क्या किया है इसका भी हिसाब उनको देना होगा। इस मुल्क का अपोजिशन भी चुप है। अगर पोजीशन जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, तो विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इरफान साहब, विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, बात आपने देखी। तो विपक्ष में इस वक्त अली अनवर साहब हैं, तो अनवर साहब क्या जिम्मेदारी विपक्ष की, जो इरफान साहब ने जिक्र किया कि विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है, तो क्या आप सरकार को मजबूर नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार फैसले संसद में ले और सरकार संसद से बाहर फैसले कर रही है? ये लोग अंदर से फैसला कर चुके हैं। ये लोग दोस्ताना मैच खेल रहे हैं भाई, जी मिलने का गेम खेल रहे हैं। हेलो जी अली अनवर साहब। नहीं, देखिए अभी तो 21 फरवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है जी। तो उसमें क्या होता है, और जो जाहिर है इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता है, विरोध होगा, क्योंकि ये आपने ठीक कहा कि संसद को ही बाईपास करके चलने की बात है। तो ये पूरे सिस्टम को, जो संसदीय व्यवस्था है, उसकी जो गरिमा है, उसको ही नकार रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या करेगी? ये बढ़ेगी इसके चलते, वो तो है ही, वो तो अब सेकेंडरी है। पहला सवाल ये है कि बाईपास करके ही कैसे चल सकते हैं। क्या मंत्री का प्रोग्रेटिव तो इस पर घमासान होना तय है। ये जरा पूछिए। और हमने ये कहा कि जनता, कोई भी पार्टी, कोई भी देश, वो जनता सब काम सुविधा बढ़ाने के नाम पर, आम लोगों के नाम पर होती है। ये रेल का किराया एक ऐसा क्रूर मजाक है कि ये बढ़ा रहे हैं, और वो भी सुविधा देने के नाम पर। ये तो चूहा नहीं मार सकते हैं, ये तो छिपकली और कीड़े मकोड़े जो चल रहे हैं उसको नहीं, आदमी पर आदमी लद के चल रहा है। आप चले जाइए, देखिए कि जनरल बगी में टिकट ले करके स्टेशन पर खड़ा होने वालों पर पुलिस किस तरह से हंटर चलाती है जी। किस तरह से एक पर एक आदमी, गाड़ियां कितनी लेट चलती हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या सुविधा बढ़ाएंगे और इन पर कैसे भरोसा किया जाए? बहुत सही बात आपने, भरोसा किया जाएगा। इनके जो चीफ मिनिस्टर है, इनके जो चीफ मिनिस्टर है, वो भी तो रेल मंत्री थे, उन्होंने क्या दिया? संजय स्टूडियो में है, भरोसा करना मुश्किल है, और इनका एक तरह से कहिए दिवालिया हो चुका है। ये किसी तरह से, ये एक तरह से ये समझिए कि अंतिम सांस ले रहे हैं। अंतिम सांस ले रहे हैं। बहुत पॉलिटिकल बात आपने कही। रामनायक जी, जो बात अभी अली अनवर साहब ने कही है कि साहब सुविधाओं के नाम पे कुछ नहीं है, ट्रेन में सफर करने की जगह नहीं है, पुलिस के डंडे खाने पड़ते हैं लोगों को टिकट लेने के बाद। तो मिसाल के तौर पे आपने कहा कि साहब रेल पेट्रोल मंत्रालय कैसे चलाना है आपसे सीखें। रेल मंत्रालय में भी आप रहे हैं, और आपके टाइम में रेल मंत्रालय में कई और अहम लोग भी रहे, नीतीश कुमार जी का भी आपने जिक्र किया। तो ऐसे में सॉल्यूशन क्या है? जो रेल मंत्री ने अभी दलील दी, अपनी मजबूरियां गिनाई कि इन वजहों से हमें रेल किराए में इजाफा करना पड़ रहा है, उसका विकल्प क्या है? नहीं, देखिए, पहली बात तो क्या हम भरोसा रखें अभी के जो रेल मंत्री है पवन बंसल पर, या लालू प्रसाद जी पर, जो अपने को मैनेजमेंट के गुरु कह रहे थे, या हम भरोसा करें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर और सोनिया गांधी जी पर? वो जब बजट पेश कर रहे थे तो मेज थपथपाए रहे थे। आज किस पर भरोसा करें? और ये भरोसे में हमको ऐसा लगता है कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर कम से कम संसद में चर्चा तो करनी चाहिए जी। ये मजाक कर रहे हैं संसदीय जनतंत्र के ओर, और इसलिए आज की स्थिति में नहीं, उन्होंने ये रामनायक जो प्रस्ताव सामने रामनायक जी से मैं सवाल पूछूंगा, होगा क्या? रामनायक सवाल उठाएगा
क्या विपक्ष इस पर सरकार से सवाल पूछेगा? कोई हंगामा होगा? खाली हंगामा ही होता है, सवाल नहीं पूछा। राम नायक जी, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि मेजे थपथपा के सोनिया जी और प्रधानमंत्री जी लालू जी की तारीफ करते थे। शायद वो पवन बंसल जी की तारीफ नहीं करना चाहते थे, इसलिए संसद के सत्र शुरू होने से पहले किराए में इजाफा किया गया है। मेरा सवाल यह है कि जो मजबूरियां गिनाई है पवन बंसल जी ने कि रेल का किराया बढ़ाना इसलिए जरूरी है कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो तमाम सारी योजनाएं लटकी पड़ी है, रेल के बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, उसके लिए पैसा चाहिए और किराए में इजाफा करना ही एकमात्र विकल्प है। हमारा सवाल यह है कि अगर वो तमाम प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं, तो आप रेल मंत्रालय में रह चुके हैं, तो उसके लिए पैसा जुटाने का उन प्रोजेक्ट के लिए दूसरा विकल्प क्या हो सकता है? नहीं, पवन बंसल जी ने दो बातें कही है कि एक सुरक्षा के लिए जी और साथ ही साथ साफ सफाई के लिए उनको पैसे चाहिए जी। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई बात आज नहीं की जी। अब सुरक्षा देना ये तो देश का सरकार का कर्तव्य है जी। और कौन से साफ सफाई नहीं बढ़ाने वाले हैं उसके बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है जी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे चाहिए तो बॉन्ड्स निर्माण किए जा सकते हैं, बताई जा सकती कि भाई ये योजना के लिए हमें पैसा चाहिए। वो ये नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सुरक्षा के लिए और सफाई के लिए चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ऊपरी इस प्रकार का वक्तव्य देकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता का गुमराह नहीं होगी, जनता जागरूक हुई है जी। बहुत सही बात आपने कही कि जनता गुमराह नहीं होगी, लेकिन रामनाथ जी विकल्प क्या है? पैसा और बढ़ा है, पैसा जुटाने के और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? आप रेल मंत्रालय में रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्री भी आप रहे हैं, तो विकल्प क्या हो सकते हैं पैसा जुटाने के, किराया बढ़ाने के अलावा? नहीं, देखिए इस समय इसलिए तो मैं कह रहा हूं कम से कम इसके बहस तो करें जी। और बहस करने से क्या होगा? बहस करते समय फिर स्पष्ट चित्र देश के सामने आएगा। और जो मैंने एक बात कही कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, कोई नया इस प्रकार का प्रोजेक्ट लेना चाहे तो उसके लिए बॉन्ड्स भी निकाले जा सकते हैं। जैसे मुंबई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन है, इसमें 50% केंद्र सरकार यानी रेल मंत्रालय है और 50% महाराष्ट्र की सरकार की भागीदारी है। तो इस प्रकार से भी किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कुछ चर्चा न करते हुए बढ़ाना सरासर गलत है। और तुम अभी विकल्प बताइए कहे, तो विकल्प बताने के लिए तो मैं कह रहा हूं कि बहस होनी चाहिए। अब ये बहस सरकार करना नहीं चाहती है, ये बहस करने का योग्य स्थान तो संसद है और संसद में बहस होनी चाहिए जी। बहुत सही बात आपने कही कि संसद योग्य स्थान है बहस होने का। आसिफ जी, मेरा एक सवाल जी जी संजय रामनाथ जी, संजय सराफ हमारे साथ है, नौजवान नेता है लोक जनशक्ति पार्टी का, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। संजय जी संक्षेप में सवाल पूछेगा अपना। रामनायक जी, आप जब रेलवे मंत्री थे तो रेलवे मंत्रालय के टाइम आपने भी तो ऐसे कुछ डिसीजन लिए होंगे जिसमें आपने सबसे ज्यादा यही देखा होगा, जो भी हमारी महिलाएं ट्रेन में जाती है, जो इस तरीके का आज का जो सिस्टम है कि हमारी महिला सड़क पर तो सेफ है नहीं, जब रेल में जाती है तो उसकी सुविधा के लिए, सिक्योरिटी प्रोसेस के लिए, जो आज हर एक आदमी चाहता है, हर स्टेट में हर एक आदमी यही चाहता है कि उसका घर परिवार सेफ्टी और सिक्योरिटी में आ जाए। अगर यहाँ पर सेफ्टी, सिक्योरिटी और सफाई की बात हो रही है तो मेरे को तो रामनायक जी बात यही लग रही है। एक सेकंड लास्ट पॉइंट। हम लोग तो हम लोग तो नेतागिरी इसमें इस टाइप की नेतागिरी कर रहे हैं। अगर नेता संजय जी सीधा सवाल पूछिए आप। सीधा सवाल मेरा यही है कि जब आप रेल मंत्री थे तो उस टाइम में कितने एक्सीडेंट्स हो गए, कितनी सिक्योरिटी आपने प्रोवाइड कर सकी उस टाइम, और अगर उस टाइम में अगर आपके पास में ऐसा प्रोविजन रहता तो क्या आप इस प्रोविजन को क्लियर कर लेते? क्या आप रेल का किराया बढ़ा देते या नहीं बढ़ाते? मैं आपको सीधा जवाब दे देता हूं जी कि मैं रेल मंत्री था तो दुनिया में सबसे पहले मुंबई के लिए लोकल महिलाओं के लिए स्पेशल लोकल बनाई, केवल महिलाएं उसमें जाए। महिलाओं को तकलीफ होती है, इसलिए सारे हिंदुस्तान में रेल में सिगरेट, तंबाकू, इस पर हमने प्रतिबंध लगाया और महिलाओं के लिए जो आरक्षण था उसकी संख्या बढ़ाई। और लगेज के कंपार्टमेंट में भी जहां महिलाओं के लिए बहुत तकलीफ होती थी, क्योंकि महिलाएं भी सब्जी बेचती है, मछली बेचती है, तो महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण हमने कर दिया जी। वो आरक्षण खाली बॉम्बे में आपने दिया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिया, पूरे हिंदुस्तान में नहीं दिया। बोलने दीजिए, आप करते रहे। और गलत जब बोलेंगे तो नहीं अब ऐसा है कि बात सुनना रामनाथ जी आप जारी रखिए, अपनी बात जारी रखिए। तो इसलिए
जो हम थे, और ऐसे समय में ऐसा किराया बढ़ाने की नौबत कभी नहीं आई और लोगों को सुविधा हम देते रहे, उसमें सुविधाओं में सुधार भी करते रहे। लेकिन एक किस्त में इस प्रकार से देखिए 15% से 20% ये रेल वृद्धि का किराया हो रहा है। या जैसे मैंने पहले कहा कि पेट्रोल एक किस्त में 7.5 रुपया, डीजल एक समय में 5 रुपया, इस प्रकार से बढ़ाना ये आम आदमी की कमर तोड़ इस प्रकार की बात है और उसमें आदमी पीसा जा रहा है। आम आदमी को महंगाई से मुक्ति देंगे 100 दिन में, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने कहा था। और सवाल यहां पर हो रहा है कि क्या व्यवस्था दे रही है ये सरकार, और ये सरकार जब व्यवस्था नहीं दे तो परिवर्तन आएगा और परिवर्तन के लिए तैयार बैठे हैं, तैयार होना पड़ेगा। देश तैयार हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी राम नाईक जी, बहुत सही बात आपने कही कि परिवर्तन आएगा और आम आदमी को क्या सुविधाएं दे रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूर्व रेल राज्य मंत्री की बात आपने सुनी और ब्रेक के बाद हम सुनाएंगे कि रेल के मुसाफिरों पर क्या गुजर रही है किराया बढ़ने के बाद, क्योंकि हमारी संवाददाता मौजूद है रेलवे स्टेशन पर और बाकी सभी मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं और बात करते हैं बढ़े हुए रेल के सफर की। अरे संजय भाई, पीएसीएल इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड डब्ल्यू मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ पीएसीएल इंडिया लिमिटेड। पीएसीएल में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि। देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है न्यूज लाइन में आपका। बात कर रहे हैं बढ़े हुए रेल के सफर की और अब सीधा देखते हैं कि आम आदमी पर या रेल के मुसाफिरों पर इन बढ़ी हुई कीमतों का क्या असर होगा, उन पर क्या गुजर रही है। इससे भाई जब रेल का किराया बढ़ेगा तो आपके आम जनजीवन पर जो भी सामान आता है ट्रांसपोर्टेशन का, सबका किराया बढ़ता जाएगा। तो एक तरीके से ये हर आदमी पर प्रहार है सरकार का, जिस हिसाब से कहा जाए तो। मे बी इसके ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट बिजनेसमैन और इनके ऊपर पड़ेगा। एम्प्लॉय लोग और जो जनरल हमारे यात्री हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है। बिकॉज 6 रुपीज के हिसाब से आप देखा जाए तो 6 पर 10 किलोमीटर 60 रुपये आपका हो गया। तो ये एक आम आदमी के लिए हिसाब से बहुत ज्यादा किराया हो जाएगा। कहीं और किसी और तरीके से फिर वो होगा कटौती, हम लोग अपने कामों में करना शुरू करेंगे। कोई अवॉइड तो कर नहीं सकता अपनी जर्नी, कहीं जाना आना है, कुछ भी है। तो रेल का सफर महंगा हो गया है, अब लोग दूसरी मदों में कटौती करके रेल का सफर के लिए गुंजाइश निकालेंगे। फजल साहब, कितनी बड़ी बात है ये कि लोगों ने कहा कि भाई अब हम दूसरी चीजों में कटौती करेंगे अगर रेल का सफर हमें करना होगा तो। सही कहा उन्होंने, जिस तरह से किराया बढ़ाया गया, हालांकि लगता है 5 पैसे 10 पैसे पर किलोमीटर, लेकिन अगर उसको बड़े जब आप 100 किलोमीटर पर जोड़ेंगे तो पता चलेगा कि वो एक बड़ी रकम है। खासकर उन लोगों के लिए जो लोकल ट्रेनों में सफर करते हैं या लोकल पैसेंजर्स ट्रेनों में जो रोजाना सफर करते हैं उन पर मार ज्यादा पड़ेगी। बनिस्बत यह है कि जैसे हम दिल्ली से पटना वगैरह जाने वाले लोग जो हैं, जो एसी में चलते हैं, फर्स्ट एसी सेकंड एसी में, उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं हो सकती है।
50-100 रुपए की, लेकिन जो लोग रोजाना सफर करते हैं जिनके लिए 5 रुपए 10 रुपए बहुत मायने रखते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस तरह से बंसल साहब ने दलील दी इस किराए के बढ़ाने की भी, सिक्योरिटी की या सुविधाओं की, सुविधाएं दी नहीं जाती है। बार बार बात जरूर होती है रेलवे में कि सुविधाएं दी जाएंगी, आम आदमी की सुविधाओं के नाम पर सारा होता है, लेकिन जो सुविधाएं सांसदों को मुहैया होती है इस ट्रेन में या ट्रेन दूसरी तरह की, वो आम आदमी को सिर्फ हम टेलीविजन पर बहस कर लेते हैं, चाहे वो अली अनवर साहब हो या राम नायक जी हो, उन्होंने आम लोगों की चर्चा जरूर की, लेकिन जो सुविधाएं उन्हें मुयस्सर है और खासकर आम लोगों के टैक्स से मुयस्सर है वो आम लोगों को है ही नहीं। और आप जैसा मैंने कहा कि आप ट्रेनों में जाइए, आज ये हो गया है कि आप गरीब रथ में जाइए, वहां चादर लीजिएगा, एक चादर देगा आपको, दूसरा चादर नहीं देगा, कंबल उसने आधा कर दिया है। ये देखने वाला कोई, खाना जिस तरह से परोसा जाता है यूसुफ साहब, तकलीफ ये होती है कि लगता है कि आप पैसे देके भी आप भीख मांग रहे हैं उससे। तो ये बहुत पीड़ा देने वाली बात। जैसे मैंने कहा कि कल रात लोग आए पटना राजधानी से, राजधानी के फर्स्ट क्लास एसी में थे और वहां कोई ब्लोअर नहीं चलने वाला, वहां कोई अटेंडेंट नहीं, मित्र है मेरे शंकर आजाद, वो आए थे, उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती है। तो ये और वो रात भर ठिठुरते रहे ठंडक से, क्योंकि वो ब्लोअर नहीं चल रहा था, कंबल देने वाला कोई नहीं था, तो ठिठुरता। और आप राजधानी जैसे गाड़ी में जिस तरह का ये हाल है, अली अनवर साहब ने ये बात सही कही कि आम पैसेंजर जो है वो भेड़ बकरियों जानवरों की तरह लदा हुआ जाता है, और खास के उत्तर प्रदेश बिहार से जो लोग आते हैं और जाते हैं, और फिर सुरक्षा कर्मी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करते हैं वो तो दयनीय, कभी कभी आपको रोना आ जाएगा देख के। तो आप एक तरफ कीमतें, आप किराया बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ कोई सुविधा नहीं दे रहे हैं, सुरक्षा मुहैया नहीं, हालांकि उसी के नाम पे सारी चीज हो रही है। तो आप खासकर राजनीतिक दलों को इस पर बहुत, क्योंकि अंततः उन्हें आना अवाम की अदालत में, और अब वो सारा काम उसी जनता के नाम पे कर रहे हैं जिससे आप अगले बार वोट लेना है आके। तो मुझे लगता है कि आपको, चाहे बंसल जी ने, आप हालांकि आप देखिए अगर बंसल जी जिस तरह से बोले, उनके चेहरे पे एक बेचारगी की झलक भी नजर आ रही थी। वो लगता था कि किस तरह से फैसला उन्होंने लिया है या क्या दबाव, उन्हें फैसला लेने के लिए मजबूर किया गया। अकेला फैसला तो आप चेहरे पे जो मंत्री है, लेकिन सरकार का मुश्तरका फैसला होगा ना। जी जी जी, वो एक सरकार पर दबाव, चूंकि आप देखिए कि जब दिनेश त्रिवेदी थे तो उन्होंने भी इस तरह का फैसला लिया था, लेकिन चूंकि कोalition पार्टनर जब ममता बनर्जी थी, उन्होंने आम आदमी की सरकार, वो आम आदमी के हितों की लड़ाई उन्होंने लड़ी और उन्होंने फैसले वापस लिए। जाहिर है कि उनकी अपनी राजनीति रही होगी। ये बहुत, जैसा मैंने पहले भी कहा कि बहुत हैरत भरा फैसला नहीं है, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 3-4 सालों में जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, उसमें सिर्फ रेल बचा था। अब इस पवन कुमार बंसल और सरकार ने उसे पूरा करके उस काम को भी पूरा कर दिया। संजय सराफ साहब, आप अभी बता रहे थे कि बड़ा बोल्ड स्टेप यह सरकार का है, तो ये बोल्ड स्टेप सकारात्मक दिशा में है कि नकारात्मक दिशा में है? देखिए, ये तो आने वाला वक्त हमें बताएगा कि ये किस दिशा में जाएगा। लेकिन एक चीज को मैं उस तरीके से अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जब भी कोई रेल में अभी सफर कर रहा है तो दे नेवर फील दे आर सिक्योर। आप देखिए, क्लास फर्स्ट के बगैर छोड़ दीजिए, आप सेकंड क्लास, सेकंड एसी में भी देखिए, 3 टायर में भी देखिए या सेकंड क्लास में भी देखिए, आप देखिए रात को लोग आते जाते रहते हैं। अगर वो सब फैसिलिटी प्रोवाइड आम आदमी को होगी, सिक्योर उसको लगेगा जब वो रेल में सफर करेगा, मेरे को नहीं लगता है। नो डाउट इसमें कोई भी साथ में नहीं है कि आप 2 पैसे 4 पैसे 5 पैसे बढ़ा रहे हैं। मैंने तो पहले ये बात भी की कि अगर उन्होंने 4 पैसे की बात की, वो 1000 किलोमीटर पर 40 रुपए बनता है जी। वो 1000 किलोमीटर में सेकंड एसी 3 एसी को 400 रुपए बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई 5000 4000 रुपए की टिकट खरीदता है उसको भी 400-500 रुपए बड़ा दिखता है, वो नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम लोग फुल फ्लेज्ड इसमें, हम लोग खाली ये कह रहे हैं कि जो भी हम लोग, चाहे आज जो भी जाता है रेल में, उसको सबसे मेन है कि उसको सेफ्टी सिक्योरिटी में। आप देखिए एक्सीडेंट्स कितने हो रहे हैं, अगर वो एक्सीडेंट्स उस प्रावधान को बचाने के लिए वो सबको अगर उन सब चीजों को हम ओवरऑल में देखें, आपको भरोसा है कि मेरे को और मैं दूसरे साइड से जो पार्लियामेंटेरियन की बात कही है, पार्लियामेंट में डिबेट, मैं तो नहीं समझता हूं डिबेट और डिस्कशन से यहां इतना डिबेट डिस्कशन हो गया। अगर मैं समझता हूं कि एक मंत्री का यह प्रेरोगेटिव है, अगर उसका प्रेरोगेटिव है वो अपना डिसीजन ले सकता है एज पर, बट हम आम आदमी जो भी उसमें चढ़ेगा उसको फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उसको सेफ्टी सिक्योरिटी। जब आप 10 पैसे बढ़ा रहे हैं, 2 पैसे बढ़ा रहे हैं, आप 4 डब्बे भी बढ़ा दीजिए, हमें उस पर फाइट करना चाहिए। हमें जहां पर वेटिंग लिस्ट में लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल रही है, वो बेचारे वहां पर जाते हैं, टिकट होता है वेटिंग लिस्ट में और फिर वहां करप्शन वाला मसला आता है, तो उन सब चीजों को रोकने की जरूरत है। अगर ये 2 पैसे बढ़ा देंगे तो मैं उस पॉजिटिव वे में इसको देख रहा हूं, अदरवाइज हम लोग पॉजिटिव सेंस से इसको देख रहे हैं कि आम आदमी को, आई एम कंसर्न्ड विद आम
आम पर्सन, आम आदमी के साथ में कंसर्न होने के नाते मैं चाहता हूं कि अगर इन्होंने ये बोल्ड स्टेप उठाया तो इस बोल्ड स्टेप से आम आदमी को बेनिफिट मिल जाए। राजनीति तो हमारी होती रहेगी। हम लोग नेतागिरी में, यूसुफ भाई एक सेकंड, संजय भाई ने रामविलास पासवान से बात नहीं की। रामविलास पासवान जी जब रेल मंत्री थे उन्होंने भी कभी रेल का पैसा नहीं बढ़ाया। उन्होंने जो भाड़ा में चढ़ने वाला है, भाड़ा वाला पैसा बढ़ाया था, जो भी भाड़ा वाला रेट आ जाता है, लेकिन हम लोग अभी भी वो भी इसमें पासवान साहब से बात कर ले एक बार। बात की हमने, हम लोग रेट में साथ नहीं है, फैसिलिटी मिलनी चाहिए, रेट को बढ़ाने में साथ नहीं है, लेकिन सेफ्टी सिक्योरिटी में हम सब लोग साथ हैं। नहीं, सब लोग साथ हैं। आम आदमी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। कितनी फैसिलिटी मिल रही है, कितनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है ना, कोई सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। खाना पीना देख लीजिए, खाने का तो अभी बढ़ा हुआ है। हम तो प्रॉपर उस सिस्टम के तरीके से, जैसे माननीय मंत्री जी ने बोल दिया कि मैं इसमें ये फैसिलिटी करूंगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, जैसे तो संजय जी अभी आपने उम्मीद जताई है कि शायद रेल मंत्री अपने वादे पर पूरा उतरेंगे। संजय जी सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। उम्मीदों के ऊपर ही बह रहा है। अभी हम चलते सीधे रेल मुसाफिरों से बात करते हैं जो रेलवे स्टेशन पर हमारी संवाददाता के साथ मौजूद है। ऋचा, जरा बताइए, रेलवे स्टेशन पर जो मुसाफिर मौजूद हैं, रेल किराए में इजाफे की खबर सुनने के बाद उन पर क्या बीत रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जिस तरीके से रेल के किराए की बढ़ोतरी हुई है उससे यात्रियों में काफी रोष है। मेरे साथ कुछ पैसेंजर मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे आज जिस तरीके से रेल में बढ़ोतरी की बात की गई है, क्या लगता है कितने हद तक ये फैसला सही है? मैडम, ऐसा है कि देखिए, बढ़ोतरी के जहां तक क्वेश्चन है, ये तो पॉलिसी डिसीजन है ऑफ द गवर्नमेंट, और जहां तक ये है कि बढ़ोतरी की बात है तो इकोनॉमिकल तमाम स्फीयर हैं, तमाम स्टेजेज हैं, सर्कमस्टांसेज हैं, बढ़ोतरी अपनी जगह पर है। बट माई रिक्वेस्ट जो है टू द कंसर्न अथॉरिटी टू प्रोवाइड फैसिलिटीज प्रॉपरली टू द रेलवे, बिकॉज क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग एंड क्वालिटी इंक्रीजिंग। तो बिल्कुल आपने देखा कि ये चाहते हैं कि अगर रेल किराया बढ़ाया जाता है तो लेकिन फैसिलिटीज उसके हिसाब से दी जानी चाहिए। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप बताइएगा कि आप ये बताइएगा कि जिस तरीके से रेल की बढ़ोतरी की गई है, क्या आप लगता है कि फैसिलिटीज उस हिसाब से दी जाती है? फैसिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस कीमतें बढ़ती जा रही हैं और गरीब लोगों का बड़ी भार बढ़ता जा रहा है, उनको दिक्कत आ रही है। अमीर को कोई फर्क नहीं पड़ता और इससे कोई इनकी फैसिलिटी बढ़ाएंगे नहीं, फैसिलिटी और भी डिटेरेट हो रही है डे बाय डे। दैट इज माय व्यूज। तो बिल्कुल फैसिलिटीज, सुविधाएं जितनी हैं उसको लेकर इन लोगों का बिल्कुल कहना है कि जिस हिसाब से अगर किराया बढ़ाया जाता है, लेकिन उस हिसाब से जब फैसिलिटीज देने की बात की जाती है वो नहीं दी जाती यात्रियों को, जिस वजह से काफी परेशानियों का सामना करना। ऋचा, जो लोग आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछिए कि किस तरह की फैसिलिटीज वो चाहते हैं। खाने की क्वालिटी बेहतर होनी चाहिए, रेल में जो कपड़ा मिलता है, कंबल और चादर मिलती है, उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई, सुरक्षा, किस किस तरह की फैसिलिटीज पर उनका जोर होना चाहिए? जी बिल्कुल, आपसे जानना चाहेंगे कि जो यात्री रेल में सफर करते हैं, फैसिलिटी सुविधाएं देने की बात की जाती है, किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं कि रेल में सफर करने वाले यात्रियों को मिलनी चाहिए? देखिए, एक तो क्या है कि जो टाइमली रिजर्वेशन का जो चार्ट है वो सब ठीक से लगना चाहिए। अंदर ही अंदर जो पीछे पीछे हो जाता है वो ठीक नहीं है, और उसके अलावा जो पेंट्री और जो खाने की सुविधा है वो ठीक नहीं है। अभी सर्विसेज काफी डिटोरिएट हो गए हैं और पैसा बढ़ रहा है दिन के दिन, और रेल मैंने थोड़ा से और 2-3 महीने रोक के बढ़ाते तो ठीक रहता। अभी रेलवे बजट आता तो वो प्रॉपर टाइम था, अभी इतनी जल्दी बढ़ाना ठीक नहीं होगा। तो बिल्कुल इनका कहना है कि समय सही नहीं है। आप बताइएगा कि रेल में जो सुविधाएं की बात कही जा रही है, किस तरह की सुविधाएं आप चाहते हैं कि मिलनी चाहिए? सबसे पहले वो टाइम पे चले। गाड़ी पैसेंजर आने से 10 मिनट पहले लगाते हैं, किसी का पॉकेट कट जाते हैं तो किसी का बैग छूट जाते हैं। तो रेलवे को चाहिए कि गाड़ी खुलने से 1 घंटा कम से कम पहले गाड़ी लगाए, जो कि पैसेंजर को सुविधा मिल सके, वो चढ़ सके अच्छे ढंग से। जिस तरीके से रेल में कंबल दिए जाते हैं, जो एसी क्लास में जाते हैं, खाने पीने की व्यवस्था की जाती है, आपको लगता है कि सही तरीके से वो सुविधाएं दी जा रही है लोगों को? उसमें कुछ कटौती भी है, कोई ट्रेन में ठीक भी है, कुछ ट्रेन में खाना पीने का व्यवस्था नहीं है, बहुत ट्रेन में पेंटी कार नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, जो भाई साहब बोले वो सही बोले हैं। रेल की इतना व्यवस्था अर्थ गड़बड़ा गया है, वो पैसेंजर सारे परेशान रहते हैं।
तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से यात्रियों का कहना है कि जितने दावे किए जाते हैं रेलवे विभाग की तरफ से, चाहे वो खाने पीने को लेकर हो या कंबल के लिए हो या और भी जो भी सुविधाएं देने की बात कही जाती है, आपने देखा बिल्कुल कि लोग कितने गुस्से में हैं। उनका साफ कहना है कि ये सही समय नहीं था किराया बढ़ाने का, और अगर ट्रेन का किराया बढ़ाया भी गया है तो अब ये सबसे बड़ी बात ये होगी आने वाले दिनों में देखने के लिए कि जितनी सुविधाएं देने की बात रेल मंत्री ने कही है, क्या वाकई वो उन्हें मुहैया कराई जाती हैं या नहीं। जी ऋचा, ये देखने वाली बात होगी कि रेल मंत्री अपने वादों पर कितना खरा उतरते हैं। इरफान रसूल साहब, जब आपने सुना कि रेल का मुसाफिर किस तरह परेशान है, उनमें दर्द भी है और कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि भाई 2-3 महीना रुक जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता, क्या कहेंगे आप? जो रेलवे के मुसाफिरों का दर्द कितना जायज है, उनका गुस्सा कितना जायज है? लगता है इरफान रसूल तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फैजल साहब, आपने सुना रेल के मुसाफिर किस कदर परेशान है, जो परेशानी अभी आपने भी जिक्र किया था उसी तरह से बाकी लोग भी जिक्र कर रहे हैं, तो इसका हल क्या है? कैसे हम भरोसा करें कि रेल में मिलने वाला खाने की क्वालिटी सुधरेगी और बाकी जो सुविधाएं हैं, एसी कब ठीक रहता है कब ठीक नहीं होता है, वो तमाम तरह की चीजें कैसे सुधर सकती हैं? देखिए, जिससे आप यूसुफ भाई आप भी रेल में सफर कर रहे हैं और बहुत इससे आपका भी साबका पड़ा होगा। अब जबानी जमा खर्च ज्यादा होते हैं, बातें बनाई जाती हैं, कंप्लेंट बुक लाके नहीं देता अगर खाने की आप कुछ चीजें नहीं दी जाती। आप जिस तरह से आप जो आपने भी, हम तमाम लोगों को रोजाना इसके हर बार बार इसका तजुर्बा रहा है और बहुत खराब तजुर्बा रहा है। तो जाहिर है कि वो जो लोग स्लीपर क्लास में, आप स्लीपर क्लास में सफर करते हैं, हम लोग स्लीपर क्लास में तो और भी बुरी स्थिति होती है। एसी थर्ड तक में आप अगर गरीब रथ में या लालू यादव की बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट जितो, आप आज उस ट्रेन में सफर कीजिए, आपको लगेगा कि किसी स्लीपर क्लास में आप चले आए, कहीं भी कोई भी चढ़ रहा हो। और पुलिस वाले भी इस तरह से, जिस तरह से घूमते रहते, आपको वहां गरीब रथ में खाने के लिए जिस तरह से मारा मारी होती है, एक किसी कंपार्टमेंट में खड़ा हो जाता है आदमी और वो इस तरह से खाना देता है जैसे कि एहसान कर रहा हूं पे, और पैसे भी ज्यादा है। जहां अगर 40 रुपए का वेजिटेरियन खाने का तो 50 रुपया 60, जो अपनी तबीयत के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक वो ले रहा है। एक विकल्प जिस चीज की होनी चाहिए थी, बंसल जी का उस पर गौर करते किराया बढ़ाने की बजाय एडवर्टीजमेंट के जरिए, ट्रेनों पर एडवर्टीजमेंट के जरिए वो इससे एक पैसे उगा सकते थे, उस पर उनको गंभीरता से विचार करना चाहिए। ख्याल में ममता बनर्जी ने जब रेल मंत्री थी तो उन्होंने इस पर ध्यान दिया था। काफी ट्रेन पे एडवर्टाइजमेंट मिलते भी हैं। हाँ, इससे रेवेन्यू जनरेट होगा और इस पर और ढेरों ऐसी ट्रेन है जिसपे इस तरह का काम करके रेवेन्यू और पैसे उगाही किए जा सकते हैं। बंसल साहब को किराया बढ़ाने की बजाय या सरकार को किराए बढ़ाने की बजाय इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि और बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हुई है रेलवे पे, जिसका इस्तेमाल रेवेन्यू जनरेशन के लिए किया जा सकता है, और लेकिन इस पर हो नहीं रहा है। चूंकि राजनीति, चाहे पार्टी सरकारें आती जाती रहती हैं, गंभीरता नहीं है ना। उनको सिर्फ एक आम आदमी नजर आता है कि उनके पैसे, उनके जेब से पैसा निकाल लिया जाए। बाकी चूंकि इस देश में दो चीजों ने बहुत नुकसान किया है, एक तो भ्रष्ट पॉलिटिक्स ने और निकम्मा नाकारा अफसरशाही ने, तो इसकी वजह से भी सारा याद है फजल साहब, कुछ दिनों पहले रेल मंत्रालय की तरफ से बाकायदा एक इश्तिहार छापा गया था और ये डायरेक्शन दी गई थी कि मुसाफिर रेलवे स्टेशन के पानी पे भरोसा ना करें और अपनी बोतल खुद लेकर चले, घर से इंतजाम करके चलें। तो रेलवे स्टेशनों पर पानी, पीने के साफ पानी तक की सुविधा मुहैया नहीं है। हाँ, देखिए, आप हर जगह, ये सिर्फ आप दिल्ली तक, आप दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पे चले जाए यूसुफ साहब, जो प्रिंटेड कीमत है खाने पीने की, जो बोतल पे आप उसको ज्यादा कीमत दे चुकाना पड़ता है और वो लोग लेते हैं, और कई बार शिकायत करने के बावजूद इस पे कोई अमल नहीं होता है, कोई अधिकारी ध्यान दे। क्योंकि अधिकार, आप देखिए डीआरएम वगैरह की जिस तरह से शान से रहते हैं, मेरे ख्याल से कई बार तो लगता है कि सांसद भी उतने बेहतर तरीके से नहीं रहते होंगे। तो उन सब की चीजों में कटौती करनी चाहिए। जीएम वगैरह जिस तरह के रेलवेज के, जिस तरह से एक उसको कहिए कि राजा महाराजाओं की तरह माली भी है, नौकर भी है और बड़े बड़े बंगले, तो आप संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? यूसुफ भाई, मेरा तो मेन मानना यही है कि मैं तो अपने इस पर स्टैंड पर अभी भी स्टैंड हूं। रेल का किराया बढ़ाया बहुत ज्यादा है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर मेरे को उस किराए के साथ में बाकी सब फैसिलिटीज प्रोवाइड हो रही है, जैसे रेल के ट्रैक्स बहुत जगह ठीक करने की जरूरत है, सेफ्टी सिक्योरिटी मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर में जो आपको चादर मिल रही है वो साफ सुथरी नहीं मिल रही है, उसको ऐसे ही उठा के वो लोग
फोल्ड करके देते हैं और शाम को वैसे, अगर उन सब में चेंजेस हो गए तो फिर मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। अगर उन सब में चेंजेस नहीं हो रही है तो फिर रेल में वक्त लगेगा ना। नहीं, चेंजेस को वक्त लगाने के लिए तो आपका देखिए, हम लोगों को तो आम जनता को दूसरी बड़ी चीज जो सबसे बड़ा तो भरोसा कर सकते हैं। अगर मंत्री जी कह रहे हैं कि मैंने दूसरी जो चीज हुई है, ठेकेदारों के भरोसे भी छोड़ दिया गया। जो टेंडर सिस्टम है, टेंडर ठेकेदारों के टेंडर सिस्टम में चेंजेस करनी पड़ेगी। इरफान रसूल साहब के पास चलते हैं, हमारे राजनीतिक संपादक, हमारे सहयोगी। इरफान साहब, जो अभी फजल इमाम साहब कह रहे थे कि रेवेन्यू जनरेशन के कुछ और भी तरीके हो सकते हैं, रेलगाड़ियों पर एडवर्टाइजिंग हो सकती है, या रेलवे की बहुत सारी जमीनें खाली पड़ी हुई हैं, उनका इस्तेमाल रेवेन्यू जनरेशन के लिए हो सकता है। तो अगर वो इस्तेमाल हम करें तो मुसाफिरों पर गैर जरूरी किराए का बोझ बढ़ाने से बचा जा सकता है। क्या कहेंगे? आपने शायद वो चले गए और वो ख्वाब देख रहे हैं कि वो वापस आएंगे। जो अपोजिशन की जिम्मेदारी है, अपोजिशन सारे मामलात में जो सवाल उठाता है, जब हाउस में राम नाईक नहीं है, अपोजिशन नहीं है, ये रेवेन्यू जनरेशन पर हम बात कर रहे हैं। राम नाईक, मैं एक बात कह दूं कि अगर अपोजिशन की जिम्मेदारी कुछ होनी चाहिए, मैं एक बात कह रहा हूं, और जो मलिक साहब जो बात कह रहे हैं वो बात बेशक जायज है कि रेवेन्यू जनरेशन के और तरीके भी हो सकते हैं, कोशिश की जानी चाहिए, बजाय इसके कि अवाम सफर न करे और सफर करे। तो इसलिए ऐसा न हो कि वो रेलवे सफर इतना महंगा हो जाए कि लोग अपने अरमानों का सफर करने लगे। तो रेवेन्यू जनरेशन के दूसरे तरीके हैं, जब फैसिलिटीज आप बढ़ाएंगे तो लोगों को शायद किराया कम खलेगा, और रेवेन्यू जनरेशन के तरीके बदलने होंगे, उस पर रिसर्च की जरूरत है, और रिसर्च करके तरीका बदलना होगा ताकि फायदा हो सके। एक बार फिर चलते हैं अपनी संवाददाता रीचा शर्मा के पास। रीचा, जरा एक बार फिर से मुसाफिरों से पूछिए कि इस वक्त जो रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन की कीमतों को लेकर जो कीमतें हैं, जो वहाँ चाहे किताबें बिक रही हो, चाहे खाने पीने की चीजें बिक रही हो, क्या उन्हें वो उसी रेट पे मिल रही है जो उस पे जो रेट उसके ऊपर छपा हुआ है, और उससे ज्यादा कीमतें वसूली जा रही हैं? साफ सफाई की वहां पर क्या पोजीशन है? पीने के पानी की क्या सुविधा है? जैसे ठंड है तो ठंड में क्या गर्म पानी की कोई व्यवस्था है कि नहीं है? या जो पानी की टंकियां लगी हुई हैं उसकी साफ सफाई, उसमें पानी आ रहा कि नहीं आ रहा? जो अभी सुविधाएं हैं रेलवे स्टेशन पर, उससे कितना संतुष्ट लोग हैं? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर जो मेरे साथ यात्री मौजूद हैं उनसे मैं जानना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि जितनी फैसिलिटीज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को देने की बात कही जाती है, चाहे वो गर्म पानी हो या फिर खाने की सुविधा हो या फिर सिक्योरिटी को लेकर और साफ सफाई को लेकर, क्या व्यवस्था आपको लगती है सही तरीके से चल रहा है? नहीं, सही तरह से नहीं चल रहा। मैं समझता हूँ कि भाड़ा आप बढ़ाइए, उतनी फैसिलिटी दीजिए, आप ट्रेनें बढ़ाइए, टिकटें नहीं मिलती है, उस तत्काल में मिल जाती है, काउंटर पर नहीं मिलती है, क्यों नहीं मिलती है? उसके बाद में ट्रेन के डब्बे साफ नहीं होते हैं, बाथरूम में पानी नहीं होता है, और जो भाड़ा बढ़ा है उसकी फैसिलिटी मिलनी चाहिए। जिस तरीके से अब सर्दी का मौसम चल रहा है, क्या गर्म पानी की सुविधा यहाँ पर दी जा रही है? नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई सुविधा नहीं है, कोई गर्म पानी के लिए सिक्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बताइएगा कि अगर खाने की बात की जाए, किस तरह के खाने यहाँ पर मुहैया कराए जा रहे हैं? देखिए, दोनों कॉन्टिनेंटल और इंडियन दोनों खाना होना चाहिए। जिस हिसाब से इन्होंने पैसा ले रहे हैं और बढ़ोतरी हो रही है, तो दोनों चीजें होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ फॉरेन टूरिस्ट भी रहते हैं तो उनको काफी असुविधा होती है। इसीलिए जब इंडिया ग्लोबल मैप में अपना पहचान बनाने चाह रही है तो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के खाने पीने होने चाहिए और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी होनी चाहिए। आप बताइएगा कि खाने के जो रेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्या उस हिसाब से उसी रेट पर खाना मिल रहा है? नहीं, उस रेट से खाना नहीं मिल रहा। जिस हिसाब से खाना है वो बाहर का खाना उससे बहुत अच्छा है, रेलवे का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं। कितने रेट की बढ़ोतरी की? 50 रुपया अभी लेते हैं खाना का, लेकिन खाना उस हिसाब का नहीं मिलता। तो बिल्कुल लोगों का कहना है कि सुविधाएं यहाँ पर कहने की बात की जाती है, लेकिन सुविधाएं बिल्कुल उस हिसाब से नहीं दी जाती। खाने के रेट में बढ़ोतरी है, साथ ही जो साफ सफाई है वो सही नहीं है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आप बताइएगा कि जिस हिसाब से यहाँ पर खाने की व्यवस्था है या सर्दियों का टाइम है, क्या सही समय पर कंबल और गर्म पानी की व्यवस्था है? कुछ भी नहीं मैडम, यहाँ पर मैं यहाँ से बहुत सिर्फ लूटमार हो रही है। ना ठंडे पानी की व्यवस्था है, ना लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था है, ना किसी चीज की व्यवस्था है। हम तत्काल के टिकट के लिए जा रहे हैं तो सारे दलालों की लाइन लगी हुई है, ना टिकट मिलती है काउंटर से, ना कुछ मिलता है, और हर चीज की तकलीफ है यहाँ पे, खाने से लेके पीने से लेके। और रेलवे में पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि बर्फ जैसा पिघलता है तुरंत में, उस टाइप का पानी रेल के अंदर में।
तो बिल्कुल आपने देखा कि लोगों का साफ यही कहना है कि बिल्कुल भी जितनी सुविधा की बात कही गई है, किसी भी चीज में इनको सेटिस्फेक्शन नहीं है, चाहे वो गर्म पानी हो, चाहे वो खाने की बात हो या फिर साफ सफाई को लेकर। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखी गई है, जो यात्री यहाँ पर है वो सबसे ज्यादा दलालों से दुखी है, क्योंकि हमेशा रेल विभाग यही कहता है कि दलालों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाए जाएंगे और एक अलग से टीम बनाई जाएगी जो दलालों पर रोक लगाएगी। लेकिन अभी भी दलालों की जो व्यवस्था है यहाँ पर उसी तरीके की है, दलालों से लोग काफी परेशान है और इसी वजह से वो कहीं न कहीं इस बड़े किराए से काफी असंतुष्ट दिख रहे हैं। जी श्रीजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ बनी रही लाइन पर। आपने रेल के मुसाफिरों के दर्द जाना और देश की जनता को बताया चैनल 1 न्यूज के जरिए। न्यूज लाइन में इतना ही, और हम अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हैं, संजय सर्राफ साहब और फजल इमाम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते हैं, चलते चलते आपको रेल की अहमियत कुछ शब्दों में बता दें। रेल देश की रगों में दौड़ती है रेल, देश के हर हिस्से को जोड़ती है रेल, धर्म जाति पाति को नहीं मानती रेल, छोटे बड़े सभी को अपना मानती है। चैनल 1 न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। PACL इंडिया लिमिटेड पेश करते हैं पर्ल्स रेजिडेंसी मोहाली, पर्ल्स सिटी मोहाली, पर्ल्स रॉयल गार्डन सीहोर, पर्ल्स गेटवे मदुरई, पर्ल्स टाउनशिप भटिंडा, पर्ल्स रिवेरा कोचीन, पर्ल्स गेटवे टावर नोएडा और पर्ल्स कॉर्पोरेट एंड W मॉल न्यू दिल्ली। प्रोजेक्ट्स ऑफ PACL इंडिया लिमिटेड। PACL में ग्राहकों का हित सुरक्षित, कंपनी अपने दायित्वों का निर्वाह करने में पूर्णतः सक्षम। आधिकारिक तौर पर पुष्टि।